नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ग्रह नक्षत्र के बारे में, राशियों के बारे में अध्ययन किया है और कौन कौन सी राशि में कौन कौन सा नक्षत्र आता है, उसके जो चरण आते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर राशि के अंदर 9 चरण स्थापित किए गए हैं ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे साधु संतों द्वारा, जिसने इस ज्योतिष की रचना की है, ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, उनके द्वारा ये एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आज हम इसी के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों कुल 27 नक्षत्र हैं और सभी ग्रहों को 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं। इसके बारे में हम पिछले कुछ वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, इसे हम बार बार नहीं दोहराना चाहते हैं। और दोस्तों, इसमें विशेष रूप से इन नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों में और 2800 नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में प्रत्येक ग्रह को जो 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं, उसमें केतु और बुध, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके नक्षत्रों में संधि होती है, जिनको गंडमूल कहा जाता है। गंड और मूल, गंड यानी जहां अंत होता है और मूल जहां से शुरुआत होती है। ये पिछले वीडियो में हमें कुछ बिंदु इसमें दोहरा देता हूं कि केतु के जो नक्षत्र हैं वो है सर्वप्रथम अश्विनी, मघा और मूल। ये 3 केतु के नक्षत्र हैं। तो शुरुआत मेष राशि में सर्वप्रथम जो नक्षत्र जिसको दिया गया है वो अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। ये क्रम चलता रहता है और ये क्रम आके समाप्त होता है कर्क राशि में, यानी मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 राशियों के बाद में चौथी राशि कर्क राशि। प्रत्येक नक्षत्र 27 नक्षत्र है। 27 को जो डिवाइड किया गया है वो 12 में इस तरह से किया गया है कि हर राशि के अंदर 9 चरण आते हैं। तो मेष राशि के अंदर 9 चरण आए, अश्विन के 4, फिर भरणी और कृतिका। तो इस तरह से इसका निर्धारण किया गया है। आज हमें जिस विषय पर चर्चा करनी है वो है गंड और मूल के ऊपर। गंड मूल का मतलब हुआ कि कर्क राशि के अंदर बुध के जो नक्षत्र है आश्लेषा, उसके जो 4 चरण हैं वो आश्लेषा के कर्क राशि में संपूर्ण होते हैं और उसके बाद में इन नक्षत्रों का जो क्रम है वो समाप्त होता है। ये जो क्रम है इस पर भी मैं चर्चा कर देता हूं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। सर्वप्रथम केतु का नक्षत्र, केतु के बाद में दूसरा शुक्र का नक्षत्र, फिर सूर्य का नक्षत्र, फिर चंद्रमा का नक्षत्र, इसके बाद मंगल के नक्षत्र, मंगल के बाद राहु के नक्षत्र और राहु के बाद गुरु के नक्षत्र, गुरु के बाद शनि के नक्षत्र और शनि के बाद में अंत में बुध के नक्षत्र आते हैं। एक एक नक्षत्र साथ में अगर मैं आपको लेता चलूं तो अश्विनी सर्वप्रथम केतु का नक्षत्र, फिर भरणी, कृतिका, कृतिका के बाद में
रोहिणी, रोहिणी के बाद में मृगशीर्ष, राहुका, आद्रा, आद्रा के बाद पुनर्वसु, और पुनर्वसु के बाद पुष्य, और पुष्य के बाद बुध का आश्लेषा। इस तरह इनके जो क्रम हैं वो दिए गए हैं, और जहां आश्लेषा के 4 चरण पूरे होते हैं तो इन नक्षत्रों का जो एक क्रम है ये यहाँ पर एक संपूर्ण हो जाता है, यहाँ आकर ये गंड हो जाता है, यहाँ पर ये आकर समाप्त हो जाता है। फिर वापिस शुरू होता है केतु का क्रम, केतु का मघा नक्षत्र से वापिस इसकी शुरुआत होती है, और ये यहाँ पर आकर ज्येष्ठा के नक्षत्र पर समाप्त होती है, और ज्येष्ठा के नक्षत्र के बाद में यहाँ पर एक गंड होता है, और वापस ये जाकर यहाँ पर ये मूल नक्षत्र आ जाता है, जिसको मूल यानी शुरुआत कहा गया है नक्षत्र की। फिर चरणों की शुरुआत यहाँ होती है, और जो यहाँ पर आकर मीन राशि में रेवती के चौथे चरण के साथ समाप्त होती है, और रेवती के चौथे चरण के बाद में अश्विनी का पहला चरण शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये जो क्रम है ये अनवरत रूप से चलता रहता है। चंद्रमा इसमें अपना, चंद्रमा के साथ साथ प्रत्येक नक्षत्र इसमें अपना चलन गोचर करते रहते हैं। हम जो बात कर रहे हैं गंड और मूल की, गंड और मूल अश्विनी और रेवती का बीच का गंडमूल, रेवती के समाप्त होने के बाद अश्विनी जब आता है तो ये गंडमूल होता है। आश्लेषा के समाप्त होने के बाद मघा का जो नक्षत्र आता है, ये जो संधि होती है बुध के नक्षत्र के समाप्त होने से लेकर केतु के नक्षत्र की शुरुआत, ये जो संधि होती है ये होता है गंड और मूल दोस्तों। और इसके बाद में मघा के से चलते हुए क्रम ज्येष्ठा का नक्षत्र समाप्त होता है और मूल नक्षत्र शुरू होता है, ये होता है गंड और मूल दोस्तों। ये तो मैंने आपको ज्योतिषी परिप्रेक्ष्य से बताया है। अब मैं हम चर्चा और इसके मूल रहस्यों की ओर करते हैं कि इनमें इतना भय क्यों, गंडमूल आखिर होता क्या है। गंडमूल मैंने आपको बताया है कि संधि काल है, लेकिन गंडमूल में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो विशेष रूप से कहा गया है कि पिता को 27 दिन तक उस बच्चे को नहीं देखना चाहिए। आखिर क्या कारण है दोस्तों? सर्वप्रथम तो मेरी जो सोच है या शोध कह सकते हैं, सभी जानते हैं मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों अग्नि तत्व लिए हुए राशियां होती हैं। और कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जल तत्व लिए हुए राशियां होती हैं दोस्तों। जब कभी अग्नि और जल का मिलन होता है तो वहां धुआं उठता है। धुआं उठता है मतलब कोई न कोई विकार उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थिति जब भी आती है तो उसको समाप्त करना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि ये दोनों शत्रु हैं। अग्नि और जल में कभी मित्रता नहीं हो सकती है, और जब दो शत्रुओं का मिलन होता है तो वहाँ वैमनस्य या कोई न कोई दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों जब कभी अग्नि तत्व और जल तत्व, मेष राशि की प्रथम नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र जो केतु का है, और बुध का अंतिम नक्षत्र मीन राशि का रेवती नक्षत्र जो जल तत्व लिए हुए, तो ये जब कभी जल और अग्नि के बीच में संधि होती है तो एक विकार या कुछ न कुछ विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस परिस्थिति के अंदर जब कभी कोई बालक जन्म लेता है तो उसके आसपास का वो वातावरण दूषित हो जाता है, और इसी परिस्थिति में विशेष रूप से वो
पिता के लिए भार बताया गया है। वापिस जब तक वो नक्षत्र नहीं आवे, यानी 27 दिन के बाद जब नक्षत्रों का क्रम पूरा होता है और वही नक्षत्र जिस नक्षत्र में उस बालक का जन्म हुआ है, गंडमूल वाले नक्षत्रों में, वो नक्षत्र जब वापस आता है उस दिन उसकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। नदियों का जल लाकर विशेष रूप से इसका हवन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है और उस नक्षत्र की शांति करी जाती है। वो होता है गंडमूल नक्षत्र की शांति। और ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि मैंने बताया है कि एक जो राशि है वो अग्नि तत्व लिए हुए है और दूसरी राशि जल तत्व लिए हुए है। अब पिता के ऊपर ये भार क्यों है, इसको भी समझना अत्यधिक आवश्यक है। पिता के लिए भार क्यों है कि जहां सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो दूसरी जो अग्नि तत्व लिए वो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि यानी सूर्य की राशि। और तीसरी जो धनु राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव की राशि है। नवम भाव यानी पिता का घर। विशेष रूप से प्राय देखने में आया है कि जब कभी गंडमूल वाले नक्षत्रों में बालक का जन्म होता है तो सबसे ज़्यादा भार उसके पिता के ऊपर होता है। कहा जाता है कि 27 दिन तक उसे उस संतान को नहीं देखनी चाहिए जब तक कि गंडमूल की शांति ना हो जाए। तब तक उसकी जो हो रहा है बालक की वो इस तरह से दूषित रहती है कि पिता के पास आने पर वो भार पिता के ऊपर हो जाता है, पिता के लिए वो दोषपूर्ण हो जाता है। इसीलिए पिता को अपने आने वाले कोई दुर्घटना ना घटे इसके लिए उस नक्षत्र की शांति की जाती है। लोग अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन ऐसी कई घटनाएं मैंने अपने अनुभव में भी देखी है और शास्त्रों में भी माना गया है कि मूल नक्षत्र में या गंडमूल में जन्म लेने वाले बच्चों को विशेष रूप से 27 दिन बाद ग्रह शांति, उस नक्षत्र की शांति करवा लेनी चाहिए। अन्यथा बच्चे के जीवन में भी भार हो सकता है, संकट आ सकता है और पिता के जीवन पर भी संकट आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की गंडमूल नक्षत्र के ऊपर। इसी तरह एक नए विषय के साथ आपके समय पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।